नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2 इसका अध्ययन शुरू कर रहे थे। तो कल हमने इसका पहला अध्याय है माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित, उसका अध्ययन शुरू कर लिया था। तो उसमें हमने देखा कि जो अपने लेखक महोदय हैं ये अपने ही बचपन के बारे में हमें बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अपनी माता के साथ उनका नाता रिश्ता सिर्फ दूध पीने तक का ही था। उसके बाद में सोना, रहना, खेलना कूदना और नहाना धोना ये सब अपने पिता के साथ ही वो करते थे। माता उनको ये कह करके खाना खिलाती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर ठिकाना, कि जब बड़े बड़े निवाले खाएगा तभी यह दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। और उसे अलग अलग पक्षियों के नाम पर तोता, मैना, कबूतर, हंस के नाम पर बड़े बड़े कौर खिलाती और लेखक भी उन कौरों को, उन निवालों को जल्दी जल्दी खा लेते। अब चलो आज आगे देखते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी सब नहा लिया, नए कपड़े पहन लिए और अब तुमने खाना भी खा लिया तो अब तुम राजा हो गए हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। तो एक काठ का घोड़ा था, उसे लेकर के बाहर खेलने के लिए चले जाते। जब कभी मैया क्या बोलते हैं, अपनी माता को बोलते हैं, मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल किसे बोलते हैं, सरसों का तेल, तो एक चुल्लू वो भी हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। बाबूजी गुस्सा करते। वह हमारे सिर में तेल बोथ कर मतलब खूब सारा तेल लपेट कर सरोबार कर दिया, पूरा भर दिया। यानी एक चुल्लू तेल यदि एक बच्चे के सर में डालोगे तो वो तेल ज़्यादा ही हो जाएगा। तो तेल से उसको सर को पूरा सरोबार करके भर करके हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंजती थी। हमने पाठ के शुरू में देखा था उनके बाल बड़े बड़े थे। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। तो यहाँ पर कन्हैया किसके लिए आया है? इस पाठ में तो आया है भोलानाथ के लिए, लेकिन कन्हैया किसे बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को। यानी ये हमने जो शिव पूजन से आए हैं जिनका बचपन में नाम भोलानाथ था, तारकेश्वर भी बोलते थे, तो वे एक श्री कृष्ण का रूप बन जाते थे। रंगीन टोपी कुर्ता पहना देती और सिर पर बड़े बड़े बाल थे, उन बालों में तेल लगा करके उनमें फूलदार लट्टू बांध देती थी। तो श्री कृष्ण का ही एक लघु रूप बन जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ना मतलब इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे। प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर कि लेखक अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे? तो जो बच्चे होते हैं उनका दुख है वह कोई स्थायी दुख नहीं होता है। एक क्षण वे दुखी होते हैं, अगले ही पल वे खुशी से खिलखिला के हंसने भी लगते हैं। तो उनकी माता उन्हें पकड़ करके तेल वगैरह लगा दी तो वे दुखी होते थे, लेकिन जब उनके संगी साथी, उनके साथ खेलने वाले बच्चे मिल जाते थे तो अपना पिछला दुख भूल करके उनके साथ खेलने लग जाते थे। तो वे अपना पिछला दुख भूल जाते थे और बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों यानी अपने साथियों के साथ दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे मतलब खेल भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच किसे बोलते हैं? नाटक वगैरह खेलने का स्थान होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, चबूतरा ऊंचा होता है थोड़ा, जिस पर नाटक को मंचित किया जाता है। तो वह जो चौकी होती थी नहाने की वह रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा किसे बोलते हैं? टेंट बोल सकते हो, छोटा सामियाना जिनको हम टेंट वगैरह बोलते हैं। तो जो चौकी होती
चौकी के चारों किनारों पर और सरकंडे ये होता है ना कूंचा वगैरह, इनके रोप करके उसके ऊपर कागज बांध दिया जाता था। और तो कागज का क्या बन जाता हुआ है ऊपर, जिसको हमें टेंट बोलते हैं, तो ऊपर उस चौकी के ऊपर टेंट बन जाता था। आगे देखो अब, तो उस पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकानें लगाई जाती उसे चौकी पर। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। तो उस जो चौकी पर क्या क्या करते थे, उसी पर सारा अपना खेल सजाते थे। मिठाइयों की दुकान लगाती उस चौकी पर, और ढेले, मिट्टी के ढेले होते बड़े, उनके लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी बना लेते, कचौरी बना लेते, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते, और फूटे गड़े के जो टुकड़े होते उसके बतासे आदि मिठाइयाँ सजाती। ठीकरों के बटखरे मतलब बाट, और जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, यानी बच्चे जो मिल के ढूंढता, वो बच्चे में से कोई दुकानदार यानी बेचने वाला हो जाता, और उन्हीं बच्चों में से कोई खरीदने वाला हो जाता। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरे पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरे पैसे दे करके कुछ भी सामान उसे जो नकली मिठाइयों की दुकान थी वह खरीद लेते थे। थोड़ी ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। घरौंदा मिट्टी का छोटा घर, घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बना लेते ऊपर। दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियां, माचिस की पेटियों के किवाड़, गड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी। आचमनी किसे बोलते हैं, जो जल वगैरह होता है ना, पीने का स्थान, जल पीने का जो बर्तन होता है उस बोलते हैं आचमनी। तो जो कलछी होती वह कलछी बनती थी। पानी को घी बनाते थे। धूल को पिसान मतलब आटा, और बालू को चीनी, बालू की चीनी। बालू देखो, धूल में और बालू में थोड़ा अंतर होता है। धूल बारीक होती है और बालू थोड़ी मोटी होती है। तो धूल को तो आटा बना देते थे, और बालू मिट्टी होती थी, उसे चीनी बना करके हम लोग बच्चे सारे जोनार मतलब किसे बोलते हैं, दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते थे, और हम ही लोग जोनार बैठे थे। तैयार करने वाले भी बच्चे ही थे, और उस जोनार को जीमने वाले, खाने वाले भी क्या होते थे, बच्चे ही होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंक्ति के अंत में जीमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते। नकली का ही भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। भोलानाथ किसका नाम है, लेखक के बचपन का नाम। अब देखो लेखक हमें ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि उनके पिता के साथ संबंध किस प्रकार का था। अब ये क्यों आगे आएगा कि ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने जब कहानी शुरुआत की थी कल, तो उस समय आपको बताया था कि इस कहानी का जो मूल भाव है वह ये है कि जो लेखक हैं वह सब कुछ अपने पिता के साथ करते हैं, नहाना धोना खेलना कूदना। लेकिन जब एक बार उन्होंने सांप देख लिया तो वह भयभीत हो गए, डर गए, और डर करके वे सिर्फ माँ की गोद में जाके छिपे। तो वे बताना चाहते हैं कि चाहे पिता के साथ आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध हो, जब डर लगता है, जब भय होता है, तब माँ ही याद आती है। अपनी माँ के जो प्रेम का जो महत्व है उसे इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने ला रहे हैं। तो इसमें यह बताया कि उनके पिता के साथ संबंध किस प्रकार का था। आगे देखो, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर किसको बोलते हैं, जो होते हैं ना तेल के पीपे, जैसे टिन के पीपा बोलते हैं, तो उसका तंबूरा बाजा बजता। अमोले बोलते हैं आम का छोटा पौधा को घिस कर सहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी
की पालकी बनती। पालकी समझते हो ना, जैसे चूड़ान तो होती है ऐसी, इसमें ऐसे बंद कर देते हैं, चूहा बाहर नहीं निकल पाए, और इसकी पालकी बनती। पालकी ऐसे और ऐसे, ये कंधे पर रख करके, और इसमें दुल्हन को बैठा करके लाते थे। तो यहाँ पर ऐसे कंधे में पकड़ करके, नीचे यहाँ पर आदमी होते थे, उसको बोलते थे पालकी। तो चूहेदानी, चूहे पकड़ने का होता था ना, उसकी पालकी बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, घोड़े वगैरह था नहीं, तो बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती। तो चबूतरे के एक कोने से चलते थे, दूसरे कोने पर बारात पहुंच जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा, कुल्हे किसे बोलते हैं, जो होता है ना मिट्टी का छोटा गड्ढा, उसमें कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली यानी छोटी खाट पर लाल आहोर, आहोर के बोलते हैं पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा होता है, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही आहोर उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंस करके भाग जाते थे। यानी इस खेल में भी पिताजी उनके खेल में शामिल होते थे, सम्मिलित रहते थे। थोड़ी ही देर बाद लड़कों की फिर मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी बोलते हैं चरखी को, चरखी समझते हो ना, पतंग उड़ाने की, जिसमें गोल जो चारों ओर पतंग की डोर लिपटी रहती है, तो वैसी ही घिरनी होती है। तो घिरनी के ऊपर से रस्सी घूम के आती है, तो कोई भी रस्सी के माध्यम से वस्तु खींचने में जोर कम आता है। तो चबूतरे के छोर पर, जैसे ये चबूतरा मान लिया आपने, तो इसके एक छोर पर वह घिरनी गाड़ देते। चबूतरा होता है ऊंचा, तो इसके जो नीचे का भाग है उसे तो नीचे का कुआं मान लेते, और चबूतरे का जो ऊपर का भाग है उसे खेत मान लेते थे। तो चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और इसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज समझते हो ना, जो अपने होते हैं ना खेत में कूंचे बोलते हैं, तो उसको बाहर का भाग निकाल करके मूंज की रस्सी बनाते हैं। तो उसकी पतली रस्सी में एक चुगड़ बांध करके, चुगड़ बोलते हैं कुल्हड़ को, मिट्टी का चुगड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। गराड़ी भी चरखी के साइज़ की होती है, खींचने के लिए ऊपर से लटका दिया जाता था। और दो लड़के बैल बन करके मोट खींचने लगते थे। मोट बोलते हैं चरस को, जो चमड़े का बना होता था, जिसमें से नीचे कुएं में से पानी निकालते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी बोलते हैं चरखी को, जैसे कि आप पतंग उड़ाने की चरखी होती है, वैसी ही एक गोल होती है जिसके ऊपर से रस्सी खींचने पर जोर कम आता है। तो चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। जैसे कि चबूतरा होता ऊंचा, तो इसके कोने पर एक घिरनी गाड़ देते थे जो गोल सी होती थी, और उसके नीचे का जो भाग है, नीचे की जो मिट्टी है चबूतरे की, उसे तो बनाते थे, कुआं मान लेते थे, और ऊपर का जो चबूतरा है उसे खेत मान करके और सिंचाई करना, खेती करना शुरू कर देते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुगड़ बांधकर, चुगड़ कुल्हड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। मोट बोलते हैं चरस को, जो कुएं से पानी खींचते थे ना, जो चमड़े का बना होता था चरस, जिसमें पानी अंदर से ऊपर बाहर खींचते थे कुएं से, उसको मोट बोलते हैं, चरस खींच देते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। ठेंगा समझते हो ना, हाथ का जो अंगूठा है, अंगूठे को जमीन की साइड में हल बना लेते थे और अंगूठे को आगे चलाते थे, तो ये हल। और जुआठा, जुआठा बोलते हैं बैल या ऊंट के कमर पर एक लकड़ी का बोलते हैं ना, जिस बोलते हैं जिसको कमर, बैल के ऊपर या ऊंट के ऊपर एक लकड़ी का, जिसके पीछे हल जोतते थे,
तो उसे जुआठा बोलते हैं। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। जोतते थे, बोते थे और उनको खेती करते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। यानी मतलब उसी आधी घंटे में 15-20 मिनट में ही फसल बोते तैयार हो गई, काट लेते थे और उसे बेच भी देते थे। ऊंच फसल काटते समय साथ साथ सारे बच्चे गाने गाते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, कियारी मतलब क्यारी छोटी, जो उपजे सो भई हमारी, कि ऊंचे और नीचे स्थान पर क्यारी की बुआई की है और जो भी उपजे, जो भी इसमें से उपजेगा ना, वह सब क्या है, हमारा है। फसल को एक जगह रखकर हम पैरों में रोंद डालते थे। कसोरे, कसोरे बोलते हैं मिट्टी का बना छिछला कटोरा का सूप बनाकर ओसाते, ओसाना मतलब बरसाता, फसल को बरसाते, और मिट्टी के की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। तो मिट्टी का जो दिया होता है, उस दिए को क्या मानते थे, तराजू। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यार फिर भी बाबूजी उनके खेल में शामिल हो जाते। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही मतलब यात्री भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले ददरी स्थान है, वहाँ पर मेला बढ़ता था, मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। सत्तू मतलब आटे के पिसी हुई की मोटरी, यानी एक पोटली ले लो और साथ में ददरी मेले में चलो। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। रहरी किसे बोलते थे, अरहर, कि अरहर में पुरानी अरहर, और इस डोली में जो कन्या बैठी है, कन्या में कंधे पर जो मेहरी बैठी है, जो पत्नी बैठी है, वह हमारी है। यानी बारात तो किसी और की होती थी, लेकिन उस बारात में देख करके और गाना गाने शुरू कर देते हैं कि डोली को जो कंधे पर लेते थे, जो डोली में ये जो पत्नी, मेहरी मतलब पत्नी, कन्या मतलब कंधा, कि ये जो कंधे पर जो पत्नी बैठी हुई है डोली में, वह हमारी पत्नी है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा, मिट्टी के ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसे घोड़मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। यानी जो बूढ़ा वर था, उस बूढ़े वर का मुंह कैसे बताया, घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी कि हमने कभी नहीं देखा। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की इस कहानी का पाठ का, इस अध्याय का अध्ययन हमें कल करेंगे। नमस्कार।